अली सैन साहब, अबूरी जीडीपी ग्रोथ 3.7% रही, हदफ था 4% से ऊपर, 4.2 था गालिबन। अब वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना होता तो ये 4 से तो ऊपर ही होता ये हदफ। ये मुमकिन था? आपको लग रहा है ऐसे ज़मीनी हालात थे कि ऐसा मुमकिन हो सकता? देखिए ये बिल्कुल मुनासिब बात है कि ज़ाहिर है जब इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है तो उसका आपकी मईशत के ऊपर मनफी असर है, वो ना सिर्फ हमारे ऊपर है, दूसरों के ऊपर भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे हट के देखें तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर है। और आज से नहीं, जब से हम एक फिस्कल डिसिप्लिन के मोड में चल रहे हैं, जो कि ठीक बात है क्योंकि हम हमारी फिस्कल पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमें एक वक्ती तौर पे अपने आप को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन स्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हो। खुर्रम शहजाद ने जो बात की वो दुरुस्त है कि ऑन द ग्राउंड जब आपके पास पॉलिटिकल बाय इन ना हो तो इवन यूटिलिटी स्टोर को बंद करना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस मुल्क को यूटिलिटी स्टोर बंद करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगी, इससे बहुत बहुत बड़ी चीज़ें करनी हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़ाती तौर पे उन चीज़ों का पॉलिटिकल विल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ जो कि इनके नंबर्स इस साल थोड़े से बेहतर लग रहे हैं वो ये है कि डॉलर जो है वो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 105 पर है। तो मेरे हिसाब के मुताबिक डॉलर जो है वो 290 295 पर होना चाहिए था। अशफाक भाई बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे डिसएग्री करते हैं और हमारी एक पुरानी एक बहस है इस बारे में। लेकिन जो इकोनॉमिक्स की इक्वेशंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिखाती है। अगर हम इसको उन्होंने मिसाल भी दिया इंडिया की कि वहाँ करेंसी स्टेबल नहीं रही, हमारे यहाँ स्टेबल है। जुनैद, मैं उसकी वजह बता सकता हूँ अभी। ये जरा खुर्रम साहब से मैं चाहता हूँ इसका जवाब दे। जी खुर्रम शहजाद साहब। जी बताइए। जी जुनैद, आप मेरा करेंसी में सवाल पूछ रहे हैं। देखें जुनैद, ये करेंसी का जो है एक तो क्रेडिट लिया है। मैं अगर मुझे जी आपका सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही जुनैद, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। और मुझे जी आपने जो कुछ कामयाबी गिनवाई है उसमें ये भी कहा कि हमारी जो करेंसी है वो भी स्टेबल रही है और आपने भारत से मवाजना भी किया। तो अली हसनैन साहब का उसमें कमेंट आया, आपने सुना है? इसमें जुनैद 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। जो खुर्रम साहब कहेंगे कि हमने अपनी करेंसी को स्टेबल रखा है, ये कामयाबी है। अशफाक हसन कहेंगे नहीं, करेंसी होनी चाहिए थी आपकी पर डॉलर 240 250 रुपए। और अली हसनैन बात करें कि 295 रुपए तक होना चाहिए था क्योंकि रेट जो है आपका वो 105 पर है। तो ये 3 डिफरेंट जो है वो लोगों की राय है इस पर। मैं बता देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जवाब देता हूं। मैं भी जवाब दे देता हूं इसको कि देखिए जो हसनैन का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बड़ा एक हमारा एक बड़ा अच्छा एक ग्रुप है, हम उस पर बड़ा जो है वो डिस्कशन करते हैं। और आई मस्ट अप्रिशिएट बोथ ऑफ माय कोलीग्स हसनैन और तौला साहब के एक डाइवर्जेंट व्यूज आते हैं और उनकी बेसिस भी होती हैं और हम उस पर डिस्कस ये करते आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें करेंसी को कंपेटिटिव रखना, ये मेरा पर्सनल एक पर्सपेक्टिव है। कंपेटिटिव रखना मेरे ख्याल में बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कंपेटिटिव रहना बेहतर है, नंबर 1। सेकेंडली, मैंने इंडिया की एग्जांपल दी ना, वो इसलिए दी है कि आपने जो बात की थी ना शहजाद के $700 बिलियन रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद करेंसी जो है नीचे गई, उसको मैंने जवाब दिया था। हमारी करेंसी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैं ये पहले आपको डिस्क्लेमर ये दूं कि ये प्रेरोगेटिव जो है स्टेट बैंक का है, वो अच्छी तरह से देखता है इसको। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ थोड़े से आपने देखा है रिजर्व्स बेहतर हुए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले में 49% ग्रोथ है रिजर्व्स में। दूसरी बात ये है, करंट अकाउंट डेफिसिट देखें ना आप कि वो बड़ा मैनेजेबल है इस वक्त, बहुत ही माइनर है। हमारे जो टारगेट था स्टेट बैंक का वो 0 से 1% ऑफ जीडीपी था, which came to around $2 billion, जो कि आज हमारे यहाँ $252 मिलियन है। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है। और इसके बावजूद कि वॉर चली है आपके यहाँ, और इसके बावजूद के प्राइसेस कहाँ गई और आपका बिलियन डॉलर ऐड भी हुआ है आपके यहाँ ऑयल प्राइस इंपोर्ट में, ऑयल की इंपोर्ट में। मैं ये कहूंगा, मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव ये है कि करेंसी को कंपेटिटिव रखना बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने बजट किया था लास्ट ईयर वो 296 पे किया था डॉलर, कि 296 का डॉलर हो जाएगा, वो नहीं हुआ। इन्फ्लोज बेहतर आए, डिमांड सप्लाई ने आपके इस तरह से क्रिएट किया कि वो डिप्रिशिएट नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो रियर है, जो जिसका हसनैन ने जिसका इशारा किया है,
आई थिंक टुवर्ड्स रेयर कंपेटिटिवनेस चलना चाहिए, होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमी भी कंपेटिटिव रहती है और एक इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट, इंसेंटिव इन्वेस्ट होता है। मेरा ये व्यू है। लेकिन स्टेट बैंक का ही प्रोरोगेटिव है कि उसने कैसे उसको मैनेज किया है, कैसे उसको फ्री रखा है, कैसे जो है करंट अकाउंट को मैनेज किया। तो ओवरऑल देखें ना, सिचुएशन आपके पास इस तरह से है कि आपके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा हो सकती थी। मैं इसमें शहजाद इकबाल साहब और फिर उसके बाद इशफाक तोला साहब। शहजाद साहब। देखिए, मैं एक अशफाक साहब का मैंने ये सर आपका ही जिक्र हो रहा है इशफाक साहब। जी जी सर। एक आर्टिकल मैंने देखा तो मेरे ख्याल से इस पर अली हसनैन का क्योंकि ये नुक्ता है तो वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि अगर अशफाक साहब या दीगर लोग ये कहते हैं कि स्टेट बैंक क्योंकि इस वक्त डॉलर मार्केट से ख़रीद रहा है और फिर अपनी डेट पेमेंट्स हम कर रहे हैं, तो अगर हम ये ना खरीदें तो शायद जो है डॉलर रुपये के अगेंस्ट वो नीचे आता रहेगा। लेकिन फिर जब हम अपना रेट देखते हैं, जो ऑब्वियसली हमारी इन्फ्लेशन जब हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक से, तो हमें नज़र आता है कि रेट तो 105 पर है। तो अली हसनैन साहब मुझे बताइएगा कि एक आर्ग्यूमेंट तो जो आपने दिया कि रेट 105 पे है तो ऑब्वियसली इसका मतलब रुपया आपका यहाँ से डेप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि स्टेट बैंक तो खुद इतना 5, 6 या 7 बिलियन डॉलर परचेज कर रहा है मार्केट से, तो वो परचेज ना करे तो लिक्विडिटी और बेहतर होगी। देखें, जो दुनिया में जो एवरेज एक मुल्क अपने पास रिजर्व रखता है वो 1 साल का इंपोर्ट कवर होता है। हम लोग 2 से 3 महीने के ऊपर चल रहे होते हैं। हमारा जो 2 से 3 महीने के ऊपर आप रिजर्व्स कलेक्ट करके जो डॉलर रेट बनाते हैं वो ऑलरेडी आर्टिफिशियली आपने डॉलर को नीचे रखा होता है। आप इसको भी बिल्ड करें, 1 साल के रिजर्व्स जमा करें, फिर देखें डॉलर कहाँ से कहाँ जाता है। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, दैट्स फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में आप हर चीज़ चेंज करते हैं। मुझे इसके अंदर 2 मेरे मसाइल हैं। एक ये, तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक बहुत बड़ा हमारा इशू है। हमारा लॉन्ग टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट का एक इशू है, जिसको इस वक्त हम मैनेज करें इंटरेस्ट रेट ऊंचा रखकर। जब हम इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आएंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब डॉलर को इस तरह क्रीप अप करने देते हैं, रियल को जब क्रीप अप करने देते हैं, तो एकदम हमें फिर बाद में टर्बुलेंस फेस करनी पड़ती है। इस वक्त गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 11% डॉलर टर्म्स के अंदर इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। जब आप इसके अंदर अगर आप 290 के ऊपर रख के देखें, इसके अंदर इन्फ्लेशन निकालें, इसके अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन निकालें, पर कैपिटा ना भी निकालें, तो ये एक्चुअली ग्रोथ बनती है 4.7%। ठीक है, उसके बाद आप पर कैपिटा देखते हैं, क्योंकि असल में मईशत का मकसद है कि आपका एक शख्स जो है, एक फर्द जो है, उसके पास इनकम इस साल कितनी है बनिस्बत पिछले साल के इन्फ्लेशन निकाल के। ये एक इकोनॉमी का जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, वो ये चीज़ होती है, पर कैपिटा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो हमें हमेशा वो देखना है, और उसके अंदर हमने अपनी पॉलिसीज़ में ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसी वनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि अगले सालों के अंदर हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है। इसको फिक्स करने के लिए कुछ हमें ये फिगर आउट करना है कि पिछले 10 साल में हमने कौन सी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स लॉन्ग टर्म में ख़राब हो रही है। 1 साल और 1 साल के बजट और 1 साल के इकोनॉमिक सर्वे का मसला नहीं है। ये मसला है अपने प्रॉब्लम्स को रियलाइज करने का और नए आइडियाज़ के ऊपर कोशिश करने का। और वो मेरा गिला ये है। आपके इन ख्यालात के जवाब में अशफाक तोला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज। जी देखें, 2 चीजें मैं पहले खुरम से, वो खुरम की जो आपने जो कहा कि इंडिया का 700 बिलियन का रिजर्व है। डू यू नो कि इंडिया ने पिछले ये एफडीआई की जो बात करते हैं, इट इज मोर देन $1 ट्रिलियन। तो इंडिया को तो इस वक्त ये प्रॉब्लम था कि पिछले 2 महीनों में $40 बिलियन की जब इनकी एफडीआई चली गई तो उनको तो लाले पड़ गए, उनको डेप्रिशिएट करना पड़ा। हमारी वो कंडीशन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया का जो दूसरा बड़ा मसला ये था कि उनकी जो रेमिटेंसेज आ रही थी वो पहले 5% ऑफ द जीडीपी आ रही थी और वो 3.2 पे चली गई है। तो वो उनके बहुत बड़े मसाइल है, उससे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के जो रिजर्व, अभी आपको मैं कहता हूं हमारी एफडीआई के प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर जो खुरम साहब ने कहा कि जी लाइनें लगती हैं, इंडिया का जो 80% एलपीजी है वो इंपोर्ट होता है, 20% इनकी प्रोडक्शन है। पाकिस्तान का एलपीजी जो है वो 80% है और 20% हमारी इंपोर्ट है। तो उससे हम अपनी कंपैरिजन नहीं करते। उन्होंने रेट ना बढ़ा के किया था। जहां तक सवाल है मेरे भाई अली हसनैन साहब का, उन्होंने जो कहा, देखिए एक्सपोर्ट इज ओनली 8% ऑफ योर जीडीपी और जो एक्सपोर्टर को कोई लॉस नहीं हो रहा। आप उठा के देख लें, किसी भी आप बड़े सर्वे से कंपेयर करा ले कि $100 की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट $70 की इंपोर्ट होती है उन्हीं चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। 10% यानी $10 हम रखने देते हैं इनको बाहर पाकिस्तान से, अब रह गए $80। 80 में से आपको सिर्फ मिलते हैं $20।
अगर आपके एक्सपोर्ट 32 बिलियन डॉलर है तो आपके पास सिर्फ आते हैं 6.4 बिलियन डॉलर। और अगर मैं करेंसी को अप्रिशिएट करता हूं तो वो अप्रिसिएशन जो है वो मुझे सिर्फ उनको 20% देनी है। अगर मैं 50 रुपए 30 रुपए में अगर अप्रिशिएट करता हूं तो मुझे 6 रुपए देने, जो मैं उनको टैरिफ कट में दे सकता हूं, टैक्स में दे सकता हूं, उनको मैं बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। अब आ जाए दूसरा, उन्होंने कहा जी रीर के ऊपर। देखिए रीर मेरा एक इशू नहीं है, शहजाद भी इस चीज के गवाह हैं, आपको भी पता होगा, जुनैद, खुर्रम को भी पता है कि सिर्फ मेरा वैल्यूएशन मॉडल नहीं है। एक तो रीर का जो मॉडल है और 2017 पे इंडेक्स फ्रीज हुआ है, जो IMF के कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं, स्टेट बैंक जिसको मैनेज कर रहा है। स्टेट बैंक को कहें अपने प्राइसिंग मॉडल लेके आए, वो खुद बता देंगे आपको कि नहीं, वो हम नहीं देंगे। हमने अपना वैल्यूएशन मॉडल बनाया हुआ है which is comparable to any internationally acclaimed valuation model। इसको वेट किया है आईवी लीग के प्रोफेसर ने। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे बाद जब मैंने 235 किया था तो गोल्डमैन सैक ने 223 किया था, ये 2023 की बात है। फिर ऑप्टिमस ने यासिफ कुरैशी शहजाद साहब से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लूमबर्ग ने जो वर्किंग की थी उसको वर्क बैक करे तो वो भी 240 आ रही थी। तो यार मैं एक अकेला गलत हूँ, सारे तो गलत नहीं होंगे ना। अब 8% ऑफ जीडीपी के लिए आप 92% को स्टेक पे लेके आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब। अच्छा जी, मैं बात कर दूं कि वो जो कंपेयर कर रहे हैं ना, एलपीजी, पाकिस्तान में एलपीजी घरों में यूज नहीं होती, वहाँ 90% घरों में यूज होती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हुई है और वो यहाँ से सारी इंपोर्ट होती है, तभी तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे यहाँ जो है नेचुरल गैस यूज होती है, हमारे यहाँ पेट्रोल आता है, तो वो एलपीजी का कोई वो नहीं है सर। वहाँ पे जो 90% एलपीजी यूज होती है ना, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ घरों से लोग निकले और लाइनें लगी हैं। मैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था कि $700 बिलियन रिजर्व के साथ लाइनें लगी हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे यहाँ $17 बिलियन के साथ लाइनें नहीं लगी। ये कंपैरिजन था।